आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा, जिसमें है कक्षा 12वीं की हिंदी की क्लासेस, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 10 अप्रैल को। और ये है प्रश्न पत्र सेट ए है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, इसमें लिखा गया है, प्रश्न में है अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, जो गद्य है उन पे क्या करना है, पढ़कर उनका आंसर ढूंढना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्वालियर की एक सड़क पर, ठीक है, ग्वालियर की एक सड़क पर एक सन्यासी कंधे पर एक तारा रखे हुए जा रहा था। कुछ तो थकान, फिर ऊपर से प्यास और गर्मी से उसका बुरा हाल था। तभी वहाँ एक अन्य राहगीर निकला। ठीक है, सन्यासी ने उसे रोक कर पूछा, भाई क्या यहाँ पानी मिल सकेगा? राहगीर ने एक और संकेत करते कहा, उधर कुछ दूर पर एक बगिया है, वहाँ आपको पानी मिल सकता है, किंतु हाँ भाई, किंतु क्या? बाबा ने पूछा। बाबा, उस बगिया में एक शेर रहता है, इस कारण आपका वहाँ जाना उचित नहीं है। ठीक है, ऐसा कहकर वह राहगीर तो चला गया, पर सन्यासी सोचने लगा, ग्वालियर शहर है और फिर एक वाटिका में शेर, विश्वास नहीं होता, अवश्य कोई रहस्य है, चलो देखूं तो सही। सन्यासी वाटिका की ओर चल दिए, पर यह क्या, वास्तव में वहाँ शेर की गर्जना सुनाई पड़ रही थी। बाबा लौटने ही वाले थे कि वहाँ एक बात से उनको ठिठका दिया। शेर की आवाज़ सदा एक ही क्रम से तथा एक निश्चित समय के बाद आ रही थी। बाबा अंदर आए, वहाँ शेर का नामो निशान भी नहीं था। कुटिया के अंदर 10-12 वर्ष का एक बालक शेर की बोली बोल रहा था। ठीक है, पर असल पर वह नकल में भेद कर पाना कठिन था। बालक ने बाबा को प्रणाम किया और पीने के लिए शीतल जल दिया। सन्यासी ने पूछने पर बताया कि वह शेर की आवाज़ इसलिए निकालता है जिससे वह बगिया के फल फूल चुराने वाले लोगों को भयभीत कर सके। यह बाबा को कोई और नहीं, महान संगीत स्वामी हरिदास थे, और बालक थे तन्मुख। ठीक है, तनसुख, जो आगे चलकर महान संगीतज्ञ तानेसन बने। ठीक है, चलिए इसमें जो है प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में लिखा है, सन्यासी कौन थे? सन्यासी थे ग्वालियर की सड़क पर एक सन्यासी थे जो कंधे पर क्या, एक तारा लेकर जा रहे थे। ठीक है, सेकंड प्रश्न में लिखा है, बालक शेर की आवाज़ क्यों निकाल रहा था? तो बालक जो है, ताकि बगीचे में आने वाले लोग डर जाए और जो है फल फूल ना चुरा सके, इसलिए बालक जो क्या कर रहा था, शेर की आवाज़ निकाल रहा था। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में लिखा है, सन्यासी को बगिया में शेर होने पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शहर के बीच में एक छोटे बगीचे में, ठीक है, शेर का होना असंभव लगा, इसलिए उन्हें संदेह हुआ कि कोई तो रहस्य है यहाँ करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन में, लोग ऐसा क्यों मानते थे कि बगिया में शेर रहता था? ठीक है, लोग ऐसा क्यों मानते थे कि बगिया में शेर रहता था? क्योंकि वहाँ से लगातार शेर की गर्जना सुनाई देती थी, जिससे लोग डर कर यही मान लेते थे कि वहाँ सच में शेर है करके। ठीक है,
चलिए 5th नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? झूठा शेर। ठीक है, झूठा शेर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, अधोलिखित अपठित काव्यांश में ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब के मैंने जी भर तालम खाना खाया, गन्ने चूसे जी भर बहुत दिन के बाद, अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। ठीक है, जो है काव्यांश जो है इसको क्या करना है, हमें प्रश्न उत्तर ढूंढना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है, कवि ने बहुत दिनों के बाद क्या खाया? कवि ने बहुत दिनों के बाद तालम खाना खाया। ठीक है, सेकंड प्रश्न में लिखा है, तालम खाना किसे कहते हैं? यह कहाँ पाया जाता है? तो तालम खाना एक प्रकार का बीज यानी कि फल होता है जो पानी में उगने वाले पौधों से मिलता है। यह आमतौर पर तालाब जलाशयों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इसमें लिखा है, उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? तो ये जो पंक्ति हैं इसमें किसका वर्णन किया गया है? इन पंक्तियों में तालम खाना खाने के अनुभव और उनसे मिलने वाले आनंद का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए 5th नंबर में देखते हैं, 4th नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, गंध रूप रस शब्द का अर्थ समझाइए। तो इसका अर्थ हो जाएगा, ये पांचों इंद्रियों से जुड़े अनुभव हैं। ठीक है, गंध यानी कि सूंघना, रूप यानी देखना, रस यानी कि स्वाद, शब्द यानी कि सुनना, स्पर्श यानी कि छूना, यही सब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खंड ख में देखते हैं, कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है? तो कविता में शब्द चयन यानी कि शब्दशील उसका प्राण है जो भाव, लय, बिंब और अर्थ की परतें रचता है। सही शब्दों में चयन से कविता संवेदी, भावात्मक रूप से प्रभावशाली और स्मरणीय बनती है, जबकि अनुपयुक्त शब्द में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यह कवि के भावों को स्पष्ट करता है और पाठक के मन में संवेदना जागृत कर संवाद को स्थापित करता है। ठीक है, चलिए इसमें ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद है अथवा में दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में दिया गया है क्वेश्चन है, नाटक लेखन कथ्य कितना महत्वपूर्ण होता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नाटक में कथ्य विषय वस्तु या कहानी आधारशील है। ठीक है, जो नाटक का केंद्र बिंदु होता है, यह दर्शकों को बांधे रखने और नाटक के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह पात्रों, परिवेश और संवादों के माध्यम से नाटक को अर्थ और गति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें लिखा गया है, भ्रष्टाचार की फैलती विषबेल पर एक फीचर लिखिए। ठीक है, भ्रष्टाचार फैलती विषबेल पर एक फीचर लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भ्रष्टाचार समाज को खोखला करती विषबेल है। ठीक है, आज भ्रष्टाचार एक ऐसी विषबेल बन चुका है जो विकास को नींव को खोखला कर रही है। जो विकास की नींव को क्या कर रहा है? खोखला कर रही है। सरकारी दफ्तरों से लेकर शिक्षा तक हर जगह इसका बोलबाला है। यह कैंसर की तरह समाज में फैलकर ईमानदार नागरिकों का हक मार रहा है। यदि समय रहते इसे जड़ से
नहीं उजाड़ा गया तो यह राष्ट्र की प्रगति को निगल जाएगा। जागरूक नागरिक इस बेल को काट सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें है अथवा में प्रश्न है, इसे देखते हैं। ठीक है, बड़े शहरों, ठीक है, बड़े शहरों के जीवन की चुनौतियां विषय पर आलेख लिखिए। ठीक, इसका उत्तर है महानगरों की चकाधौड़। ठीक है, चकाचौंध जीवन की चुनौती। बड़े शहर का जीवन इतना आकर्षक दिखता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। यहाँ भाग दौड़, प्रदूषण और समय का अभाव आम बात है। जो है यहाँ भाग दौड़, प्रदूषण और समय का अभाव आम बात है। ऊंची रिहायशी दरें, ट्रैफिक जाम और अकेलापन निवासियों को मानसिक तनाव। यहाँ का जीवन केवल अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है, जहाँ रिश्ते से ज़्यादा काम को महत्व दिया जाता है। यहाँ क्या करते हैं, रिश्तों से ज़्यादा क्या होती है, जो काम है उनको महत्व दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सापेक्ष में दीजिए। जिसमें फर्स्ट में क्या लिखा है, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार वह पत्रकार होता है जो किसी एक समाचार पत्र या संस्था के स्थायी रूप से नहीं जुड़ा होता। वह अपनी मर्जी से विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिका या मीडिया घरानों के लिए काम करता है और लेख या समाचार के बदले में भुगतान प्राप्त करता है। इन्हें अंशकालिक पत्रकार भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। सेकंड में लिखा है, सेकंड प्रश्न में है, समाचार पत्र के जो है समाचार के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। तो समाचार के 6 प्रकार कौन से हैं, चलिए देखते हैं। समाचार लेखन में 6 सवालों के जवाब दिए जाते हैं, जिन्हें 6 ककार कहा जाता है। जिसमें है क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। यही सभी क्या है, समाचार के 6 प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3rd नंबर के क्वेश्चन में है, एंकर बाइट किसे कहते हैं। ठीक, इसका आंसर देखते हैं। कथन या छोटा सा वीडियो क्लिप। कथन या क्या है, छोटा सा वीडियो क्लिप। एंकर जब किसी खबर की पुष्टि करने या उसे अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए किसी संबंधित व्यक्ति यानी कि प्रत्यक्षदर्शी, पीड़ित या विशेषज्ञ का इंटरव्यू या बयान दिखाता है तो उसे क्या कहते हैं, एंकर बाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। जो ऑल इंडिया रेडियो है उसकी स्थापना कब हुई, चलिए देखते हैं। भारत में आधिकारिक तौर पर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन के तहत 1936 में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, जिसके बाद ऑल इंडिया रेडियो या फिर आकाशवाणी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें जगह जगह पर आवारा घूमने वाले पशुओं की समस्या की और जनता और संबंध अधिकारियों का ध्यान खींचा गया हो। जिसमें क्या करना है, हमें पत्र लेखन लिखना है। ठीक है, जिसमें विषय क्या है, जगह जगह पर आवारा घूमने वाले पशुओं की समस्या की ओर
कि वो जनता और संबंध अधिकारियों का क्या हो, ध्यान केंद्रित हो। और किसे लिखना है हमें, समाचार पत्र के संपादक को, ठीक है। और कौन सा है, दैनिक भास्कर के संपादक को लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखा गया है सेवा में जो अभी मैं बताई, संपादक को लिखना है, ठीक है। सेवा में संपादक महोदय, जो अखबार का नाम है जैसे दैनिक भास्कर, यहाँ पे बताया गया है दैनिक भास्कर है, नवभारत है, इन्हें लिखना है। और कौन से शहर के हैं उन्हें बताना है, ठीक है। और इसमें है, चलिए विषय देखते हैं। विषय में है शहर में आवारा पशुओं की समस्या के संबंध में, ठीक। फिर लिखना है महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से शहर के प्रशासन का ध्यान शहर के जगह जगह घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, ठीक है। की ओर उनका क्या करना चाहती है, ध्यान आकर्षित करना चाहती है। इन दिनों, ठीक है, इन दिनों शहर में मुख्य मार्गों, कॉलोनी और चौराहों पर आवारा गाय या सांडों का जमावड़ा लगा रहता है, ठीक है। जिसके कारण, ठीक है, लगी रहती है, उनकी वजह से न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि आए दिन दुर्घटना भी हो रही है। रात के समय ये पशु सड़क के बीच में बैठे रहते हैं, ठीक है, जिससे वाहन चलाने में काफ़ी परेशानी होती है। कई बार ये तो राहगीरों को चोटियाँ, ठीक है, चोटिल भी कर सकते हैं। संबंधित अधिकारी को कई बार सूचित करने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मेरी प्रशासन से यह अपील है कि जल्दी से जल्द पशु को पकड़कर कांजी हाउस या गौशाला में भेजा जाए, ठीक है। आशा है कि आप मेरे इस पत्र को जनहित में प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, धन्यवाद, ठीक, धन्यवाद भवदीय, अपना नाम लिखना है, फिर अपना पता लिखना है और कौन सा डेट है ये डालना है, ठीक है। चलिए अथवा में दिया गया है, डाक वितरण की अनियमितता के कारण आपको जो हानि हुई है उसी के संबंध में अधीक्षक डाक तार विभाग को शिकायती पत्र लिखिए, ठीक है। यानी कि जो आपका जो पत्र वो क्या है, समय पर नहीं पहुंचता, ठीक है। समय पर ना पहुंचने के कारण हमें क्या करना है, डाक विभाग पे हमें शिकायत दर्ज करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेवा में अधीक्षक डाकतार विभाग, कौन से शहर के है, शहर या क्षेत्र का नाम लिखना है और राज्य का नाम लिखना है, ठीक है। डाक वितरण में अनियमितता के कारण हुई हानि के संबंध में शिकायत। फिर है महोदय, मैं, यानी कि अपना नाम लिखना है और जो आप जहाँ के निवासी हैं उसे लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ का निवासी हूँ करके मैं इस पत्र के माध्यम से आपके विभाग के डाक वितरण व्यवस्था में आ रही भारी अनियमितता के संबंध में शिकायत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ मेरे द्वारा, ठीक है। मेरे द्वारा यानी कि डेट डालना है जब आपने जो भेजा था और कौन से स्थान से आपने भेजा है उसे लिखना है, ठीक है। से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पार्सल यानी कि रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट संख्या यानी कि ट्रैकर आईडी वगैरह आपको डालना है के माध्यम से भेजा गया या तो मंगवाया गया, जिसे समय यानी कि तारीख है जो कब तक पहुंचने वाला था उसका डेट डालना है, तक पहुंचे जाना चाहिए था, लेकिन डाकिये की घोर लापरवाही के कारण वह अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, या तो 10 दिन देर से मिला है।
इस आवश्यक पत्र या पार्सल के समय पर ना मिलने के कारण मेरी नौकरी या व्यापार में वित्तीय हानि, अदालती कार्रवाई में बाधा है, ठीक है, का सामना करना पड़ा। इस लापरवाही से मुझे हानि का वितरण यानी कि उदाहरण में 5,000 का जुर्माना या अनुबंध रद्द की भारी क्षति हुई है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले की जांच की जाए और दोषी डाक कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ठीक है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए उचित निर्देश दिया जाए। धन्यवाद, ठीक है। आगे देखते हैं। भवदीय, फिर अपना नाम लिखना है, अपना पता लिखना है, फिर मोबाइल नंबर लिखना है, फिर डेट डालना है, ठीक। चलिए फिर 7 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें क्या करना है, हमें निबंध लिखना है। निम्न में से किसी एक विषय पर सुरु सटीक सारंगभीत निबंध लिखिए। चलिए, इसमें दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है यातायात नियमों का पालन की आवश्यकता। फिर सेकंड में लिखा गया है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सेकंड हो गया निबंध। फिर थर्ड में है वृक्ष धारा के भूषण। फिर फोर्थ में दिया गया है बढ़ता वायु प्रदूषण कारण और निदान। ये सभी जो है 4 जो है निबंध इसी में से आएंगे, आप ज़रूर पढ़ना इसे। चलिए, फर्स्ट में लिखा गया है यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता। यातायात नियम हमारे सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवागमन के लिए बनाए गए अनिवार्य कानून हैं। इसका पालन करना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारे दूसरे के जीवन की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अनमोल जीवन को बचाने के लिए इस नियम का क्या किया गया है, कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। इस नियम की आवश्यकता के कारण, ठीक है, इसमें जो देखते हैं कारण दिया गया है। फर्स्ट में लिया गया है दुर्घटना की कमी। नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिससे अनमोल जानें बचती है। सेकंड में लिखा गया है सुरक्षित यातायात। यातायात संकेत जैसे रेड लाइट, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना सड़कों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखता है, ठीक है। चलिए, अब थर्ड में लिखा गया है जिम्मेदार नागरिक। हेलमेट का उपयोग, सीट बेल्ट बांधना और गति सीमा में गाड़ी चलाना एक अनुशासित नागरिक की पहचान है। फिर लिखा गया है कारण में ट्रैफिक जाम से मुक्ति। नियमों का पालन करने से सड़कों पर जाम की समस्या कम होती है और यातायात का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। फिर है असावधानी से दुष्परिणाम। असावधानी के दुष्परिणाम जल्दबाजी या लापरवाही के कारण मिनटों को बचाने के चक्कर में लोग अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। नशे में गाड़ी चलाना या मोबाइल का उपयोग करना नियम तोड़ने के साथ साथ खतरनाक हादसे को न्योता देना जैसे हैं, ठीक है। चलिए, इसमें देखते हैं निष्कर्ष में है दुर्घटना से देर भली के सिद्धांत के अपनाकर हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। हमारी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है, ठीक है। और जो है और भी निबंध है, इसे आप पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, आगे देखते हैं। खंड ग में लिखा गया है निम्नलिखित पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए देखते हैं।
बात सीधी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात यह तो बने या फिर भाषा से बाहर निकल आए। चलिए इसमें प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में लिखा है, भाषा के चक्कर में से कवि का क्या आशय है? जब हम अपनी बात को सरल तरीके से कहने के बजाय उसी प्रभावी, साहित्यिक या क्लिष्ट यानी कि कठिन बनाने के लिए शब्दों को जाल में उलझा देते हैं। भाषा को ज़्यादा सजाने संवारने के प्रयास में मूल भाव यानी कि अर्थ स्पष्ट होने के बजाय और भी उलझ जाता है, जिससे बात का प्रभाव नष्ट हो जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड में लिखा गया है, किस कारण से बात टेढ़ी फंस गई? तो इसका उत्तर देखते हैं। कवि द्वारा अपनी बात को बहुत प्रभावशाली, जटिल या चमत्कारी बनाने के लिए भाषा को अनावश्यक रूप से तोड़ने मरोड़ने, घुमाने फिराने और कठिन शब्दों का प्रयोग करने के कारण टेढ़ी फंस गई। सीधे सरल शब्दों को बजाय अलंकारिक भाषा के प्रयोग के कारण कथ्य की सहजता खत्म हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं 9वां नंबर के प्रश्न को। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुझसे मिलने को कौन विकल है? मैं हूँ किसके हित चंचल? यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में लिखा है, इस पद में शिल्प सौंदर्य का पर प्रकाश डालिए। चलिए उत्तर देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य प्रेम की व्याकुलता, अकेलापन और समय की गतिशीलता को दर्शाता है। इससे तत्सम मिश्रित हिंदी भाषा का प्रश्न अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश और भावात्मक का सुंदर प्रयोग है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा में है, काव्यांश में प्रयुक्त प्रश्न अलंकार की प्रभाविकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित काव्यांश पंक्ति में प्रयुक्त प्रश्न अलंकार कवि के अकेलेपन, प्रेम की कमी और निराशा को उजागर करता है। यह प्रश्न पाठक को कवि की शिथिलता का कारण समझने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं 10वां नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के मानो क्या होते हैं? यानी कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने का अर्थ है कि कविता का प्रभाव, सौंदर्य और संदेह समय के साथ कभी भी कम नहीं होता है। फूल की तरह इसका जीवन निश्चित नहीं होता, यह कालजयी होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी ताजगी और भावनाओं की सुगंध फैलाती रहती है, जब कि फूल मुरझा जाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में है, कवि ने जीवन में क्या सहर्ष स्वीकारा है? कवि ने जीवन में क्या सहर्ष स्वीकारा है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कविता में अपने जीवन के सभी सुख दुख, संघर्ष, गरीबी, खट्टे मीठे अनुभव, विचार, वैभव और प्रिय के प्रेमपूर्ण संवेदन को खुशी खुशी स्वीकार किया। कवि मानते हैं कि जीवन की हर स्थिति, चाहे वह अच्छा हो या बुरी,
अच्छी हो या बुरी, उनके उसके प्रिय ईश्वर या प्रीतमा को प्यारी है, इसलिए वे उसे प्रेम पूर्वक अपनाते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड में लिखा गया है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कविता में कवि ने कागज के पन्ने यानी कि खेत को रस का अक्षय पात्र कहा है, क्योंकि लौकिक खेतों की फसल के विपरीत कविता रूपी फसल का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। यह रचना युगों युगों तक पाठकों को आनंद यानी कि रस प्रदान करती रहती है और इससे जितना अधिक पढ़ा या बांटा जाता है, यह उतनी ही अधिक परिपूर्ण होती जाती है, ठीक पौराणिक अक्षय तृतीया की तरह। ठीक है, 11वां नंबर के प्रश्न में अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए देखते हैं। अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, तो उसे क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। यह जो सूखे में हम अपने घर पर का पानी इस पर फेंक देते हैं, यह भी क्या है? बुआई है। यह पानी गली में बोए तो सारे शहर कब्जे गांव का पानी वाले बादल रूपी फसल आ जाएंगे। ठीक है, हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर भी काले मेघ पानी मांगते हैं। सब जो है, चलिए देखते हैं पहले फिर से। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर भी काले मेघ से क्या करते हैं? पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएगा। भैया, यह तो हर व्यक्ति का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच है, सच नहीं है। यह सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। ठीक, यही तो गांधी की महाराजा कहलाते हैं। चलिए प्रश्न में देखते हैं, बुआई किसे कहते हैं? बुआई, चलिए उत्तर है, गद्यांश के अनुसार अधिक फसल 30-40 मन गेहूं पाने की उम्मीद में किसान द्वारा अपने पास से 5-6 सेर अच्छा गेहूं जमीन में क्यारियों में फेंकना बुआई कहलाता है। जीजी के अनुसार भीषण सूखे में भी अपने घर का कीमती पानी वाली फसल के लिए गलियों में फेंकना भी एक प्रकार की बुआई है, जिसका उद्देश्य भविष्य की सुख समृद्धि की फसल पाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड में लिखा है, यथा प्रजा तथा राजा से लेखक का क्या आशय है? उत्तर देखते हैं। यथा राजा तथा प्रजा से लेखक का आशय है कि जैसा आचरण आम जनता यानी कि प्रजा करती है, वैसे ही आचरण देश के शासक या राजा का भी होता है। अर्थात यदि प्रजा नैतिक, त्यागी और कर्मठ है तो राजा भी वैसा ही होगा। यदि प्रजा स्वार्थी हो जाए तो राजा भी वैसा ही आचरण करने लगता है। यह जनता के व्यक्तिगत आचरण को ही राष्ट्रीय आचरण मानता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें फर्स्ट है, दान के लिए क्या आवश्यक है? दान के लिए सच्ची श्रद्धा,
निस्वार्थ भावना और सही पात्र ज़रूरतमंद का होना सबसे आवश्यक है। ठीक है, चलिए सेकंड में देखते हैं। इसमें लिखा है रात्रि की विभीषिका को रात्रि में कौन चुनौती देता था? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक में रात्रि की विभीषिका यानी महामारी और सन्नाटे को सिर्फ लुट्टन पहलवान की ढोलक अपनी थाप से चुनौती देती थी। ठीक है, चलिए फिर थर्ड में लिखा गया है शिशिर के फूल को देखकर लेखक क्या सोचता है? तो इसका उत्तर है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी शिशिर के फूल को देखकर सोचते हैं कि यह भयंकर गर्मी ज्येष्ठ की धूप में भी कैसे जीवित रहता है। वे शिशिर को एक अद्भुत अवधूत यानी कि सन्यासी मानते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहकर सौंदर्य और कोमलता बनाए रखता है। लेखक को लगता है कि शिशिर हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों के मजबूत जीने की इच्छा जिजीविषा को बनाए रखना चाहिए और निरंतर चलते रहना चाहिए क्योंकि जड़ता ही मृत्यु है। चलिए फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें लिखा है लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? इसका उत्तर है जब मनुष्य को अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर किया जाता है या जब उसे अपनी वृत्ति व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें लिखा है दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। लेखक ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए कौन से तर्क दिए हैं? इसका उत्तर है पाठ क्या लिखूं में लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए कहा है कि अनुभव ही ज्ञान का एक मूल शास्त्र है। ठीक है, उनके तर्क हैं ज्ञान और अनुभव के अंतर सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। जब तक आप खुद की किसी स्थिति से ना गुजरे तब तक यथार्थ सच्चाई की समझ नहीं होती। काल्पनिक दुनिया बनाम यथार्थ जो व्यक्ति दूर से किसी दुख को देखता है उसे वह सिर्फ एक साहित्यिक दृश्य या सुखद कल्पना लगता है, लेकिन वो भुक्तभोगी उसे ही उसी असली पीड़ा का एहसास होता है। उदाहरण देखते हैं। इसमें उदाहरण में है जैसे सुखी व्यक्ति दरिद्रता पर लेख तो लिख सकता है लेकिन भूख की हकीकत उसे नहीं पता होती। जो खुद संघर्ष करता है यथार्थ उसे ही पता चलता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन में लिखा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें फर्स्ट में है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से ही जैसे धुल गई हो। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है पहचान कर उसकी परिभाषा लिखिए। तो इसमें लिखा है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पंक्ति में कवि सूर्योदय से पहले के आकाश के नीलेपन या काली शील पर हल्की लालिमा लाल केसर को जैसे शब्द के द्वारा सूर्योदय की संभावना या कल्पना के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है भाव पल्लवन कीजिए। यथा
प्रजा तथा राजा। यथा प्रजा तथा राजा का भावार्थ है कि जैसी जनता यानी कि प्रजा की मानसिकता, संस्कार और आचरण होता है, वैसा ही उनका शासन यानी कि शासक यानी कि राजा होता है। यह लोकोक्ति जनता की जागरूकता और चरित्र को शासन की गुणवत्ता का आधार मानी है। प्रजा यदि ईमानदार और जागरूक है तो राजा भी वैसा ही होगा। थर्ड में लिखा गया है, नीचे लिखे मुहावरों एवं लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें लिखा है थर थर कांपना, यानी कि थर थर कांपना यानी कि भयभीत होना। प्रयोग सामने अचानक सौंप देखकर वह थरथर कांपने लगा। सौंप देखकर क्या हो गया? थरथर कांपने लगी। फिर सेकंड में लिखा है, ऐसे दुमदारों से तो लडूरे कले। इसमें लिखा है, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे कले। तो इसमें देखते हैं इसका उत्तर, ऐसे दुमदारों से लडूरे भले, छड़ी का सौंदर्य से तो कुरुत पता भली। प्रयोग, ठीक। थोड़े समय के लिए यदि किसी को सुंदर बना दिया जाए तो बाद में कुरुत पता का दर्द झेलना ही पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। दूर से ढल सुहावने, दूर के ढोल सुहावने, यानी कि इसका मतलब है दूर के ढोल सुहावने। दूर से देखने से चीज़ें सुंदर होती है, पास आने पर उसका यथार्थ पता चलता है। प्रयोग, दूर की चीज़ें आकर्षक लगती है पर पास आने पर उसकी बुराइयों का पता चलता है। चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। जूझ कहानी का नायक कौन था? उसके व्यक्तित्व की कोई एक विशेषता बताइए। उत्तर, ठीक है। व्यक्तित्व की विशेषता संघर्षशील व लगनशील, आनंद विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जूझता है। पढ़ाई के प्रति उसके मन में तीव्र ललक थी, जिसके लिए वह न केवल अपने पिता से लड़ता है बल्कि स्कूल की पढ़ाई के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करता है। सेकंड में लिखा है, इसमें लिखा है, अजायब घर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? लेखक को वह और क्या क्या दिखाई दिया? अतीत के दबे पांव के आधार पर लिखिए। चलिए इसका उत्तर है, मोहनजोदड़ो के अजायब घर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह वहाँ की वस्तुएं भव्यता, आडंबर की तरह सौंदर्य बोध और कलात्मकता को दर्शाती थीं, जो धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? उत्तर में लिखा है, जूझ पाठ में लेखक आनंद यादव के लिए कविता के प्रति लगाव से पहले अकेलापन एक नकारात्मक, बोझिल और डरावना अनुभव था, जो उन्हें उदासी और निराशा से भर देता था। लेकिन कविता के प्रति रुचि जागृत होने के बाद अकेलापन उनके लिए रचनात्मक, आत्मचिंतन और सुखी का माध्यम बन गया। अब वे अकेलेपन में तुकबंदी करते, गाते, नाचते और आनंद का अनुभव करते थे। अथवा में लिखा है,
अथवा प्रश्न है श्री सौंदल गेलकर, ठीक है, गेकर जी की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्हें कविता के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। ठीक, उत्तर में लिखा है श्री सौंदल गेकर मराठी शिक्षक की अनूठी शिक्षण शैली, सुरीला गला अभिनय के साथ कविता पाठ और छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने की कला ने लेखक आनंद के मन में कविताओं के प्रति गहरी रुचि और आत्मविश्वास जगाया। वे छंद, लय और अलंकारों के सूक्ष्म ज्ञान से कविता को जीवंत बना देते थे। चलिए, इसमें लिखा गया है सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उनमें भव्यता का आडंबर नहीं था। इसका उत्तर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अतीत में दबे पांव पाठ 3 साधन संपन्न थी, जो सुनियोजित सड़कों, उत्तम जल निकासी, पक्की ईंटों के घर, स्नानघर और कुएं से स्पष्ट है। भव्यता का आडंबर इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ राजमहलों, भव्य मंदिरों और विशाल मूर्तियों के बजाय आम जनजीवन की जरूरतों, व्यवहारिक उपयोग का ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, इसमें देखते हैं अथवा प्रश्न में लिखा गया है टूटे फूटे खंडहर सभ्यता अथवा संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। चलिए, इसका उत्तर देखते हैं। पाठ के संदर्भ में इस कथन का भाव है कि निर्जीव और खंडहर, ठीक है, निर्जीव और खंडहर हो चुकी प्राचीन इमारतें केवल पुरानी दीवारें नहीं बल्कि अपने समय की विकसित सभ्यता, सांस्कृतिक, सामाजिक रहन सहन, कला और लोगों की धड़कती जिंदगियों के जीवित दस्तावेज हैं। ये खंडहर बताते हैं कि तब कैसा समाज, नगर नियोजन और जीवन शैली थी। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।